कांग्रेस की स्थापना। ओके, 28 ऑफ दिसंबर 1885। अब सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं परिस्थितियां या कारण। आफ्टर दिस, निर्माण या स्थापना। देन, उद्देश्य। स्थापना से जुड़े विवाद एंड लास्ट में समीक्षा। लिखिए इसको, सब हेडिंग कर लीजिए, परिस्थितियां या कारण। ओके, अब देखो, इसमें जो कारण है ये वही कारण है जो हम लोगों ने कल पढ़े थे। क्या पढ़ा था? राष्ट्रवाद के उदय के कारण। समझ रहे हैं? उन्हीं में से कुछ एक को निकालेंगे, यहां पे लाके जोड़ देंगे। ठीक है, नंबर 1 पर लिखिए, कारणों में लिखिए नंबर 1, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सामूहिक असंतोष। कारण में लिखिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सामूहिक असंतोष। सही बात है, समाज के लगभग हर वर्ग में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष था कि नहीं था? चाहे निम्न वर्ग हो, पूंजीपति वर्ग हो, मध्य वर्ग हो, सबके अंदर में किसी न किसी विषय को लेकर क्या है? नाराजगी है। राइट, वो नाराजगी फूटेगी कांग्रेस की स्थापना में। आगे लिखिए अगला कारण, शिक्षित भारतीयों के रूप में नए नेतृत्व का उभरना। अगला लिखिएगा, शिक्षित भारतीयों के रूप में नए नेतृत्व का उभरना या नए नेतृत्व का उभार। शिक्षित भारतीयों के रूप में नए नेतृत्व का उभरना। ओके, इसमें लिख दीजिएगा, यह शिक्षित भारतीय, यह शिक्षित वर्ग पश्चिमी शिक्षा प्राप्त था। पश्चिमी, यह शिक्षित भारतीय वर्ग पश्चिमी शिक्षा प्राप्त था। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त था। ठीक है, इसी में जोड़कर लिखो, इसे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की समझ थी। इसे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की समझ थी। यह समझता था कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद कैसे कार्य करते हैं। इसे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की समझ थी। और ये भारत की प्राचीनता पर गर्व करता था। और ये भारत की प्राचीनता पर, भारतीय संस्कृति पर गर्व करता था। गर्व करता था। हो गया? ओके, अगला कारण लिखिए, कला एवं साहित्य की भूमिका। कला, कला एवं साहित्य की भूमिका। कला एवं साहित्य की भूमिका। ओके, अब कला और साहित्य की भूमिका की अगर हम बात करें तो नाटक आएंगे इसमें, यस और नो? बताइए, नाटक आएंगे, पुस्तकें आएंगी, यस और नो? जिसके माध्यम से उस समय की दुर्दशा को दिखाया जाएगा, तो लोग रिलेट करेंगे ना उससे कि यार यही तो हो रहा है।
नाटक ऐसे नहीं कहेगा कि तुम अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो जाओ, ऐसे नहीं कहेगा, लेकिन देख करके तो फील वही आएगा ना लोगों को। एक लड़का है यहाँ बिहार से ही है शायद, ठीक है, आदर्श आनंद करके नाम है उसका, ठीक है, वो कॉमेडी करता है, पैरोडी करता है। मुझे अभी पिछले कुछ दिनों ही मालूम चला, हफ्ता भर या 15 दिन हुए होंगे उसके बारे में जानते हुए। मतलब वर्तमान स्थिति बेरोजगारी के ऊपर में क्या बेहतरीन सटायर करता है वो। आप देखो तो मतलब हर इंसान को लगता है कि यार ये तो मेरी स्थिति है, यही तो हूं मैं, इतना पढ़ा लिखा, नौकरी नहीं मिल रही। समझ रहे हैं इस बात को, राइट? तो ये क्या करते, नाटक क्या करते हैं, ये नाटक ही तो है, वो है क्या, डिजिटल हो गया है थोड़ा, राइट? शूटिंग करके दिखा दिया आपको। लेकिन कला और साहित्य की हम जब बात करते हैं तो हम बात पुस्तकों की करते हैं ना, नाटकों की करते हैं, पत्र पत्रिकाओं की बात करते हैं। तो अब आज के दौर के नाटक अलग हो गए, ठीक है, आज उनको रील कह देते हैं कई बारी कि भैया रील बना दिया है, छोटा सा वीडियो बना दिया है, राइट? लेकिन टेक्निकली तो नाटक ही है ना भाई, यस और नो, नाटक ही है ना, राइट? तो अभी यहाँ पर आप देखें ऐसे कई नाटक दिखेंगे हमको, और एक बड़ा पॉपुलर है नील दर्पण, क्या नाम है, पढ़ा चुका हूं ना मैं आप लोगों को, किसानों की दुर्दशा को दिखाया गया था नील दर्पण के अंदर में। तो लोगों के मस्तिष्क पर छाप छोड़ेगा ना ये। ऐसी ही एक पुस्तक भी आई, पुस्तक का नाम क्या था, आनंद मठ सन्यासी विद्रोह की बात करेगी। ढेरों है, मैं कुछ दो तीन एग्जांपल निकाल रहा हूं बस आपके मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस के लिए, ठीक है? नील दर्पण हो गया, आनंद मठ, और क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसमें ऐड कर सकते हैं एक और पुस्तक का नाम भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कई बारी मेरे मुंह से आपने सुना होगा इसके बारे में, भारत दुर्दशा, ठीक है, लिख लीजिए, नील दर्पण, आनंद मठ, भारत दुर्दशा। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। नील दर्पण किसने लिखा था? हाँ जी, दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्रा, है ना, इनका नाटक था। आनंद मठ किसका है बच्चे? बंकिम चंद्र चटर्जी और चट्टोपाध्याय। एंड भारत दुर्दशा, भारतेंदु। आप नाम लिख सकते हो, अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप फिर से लिख लो नाम। दीनबंधु मित्रा नील दर्पण में, आनंद मठ बंकिम चंद्र, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैं कई बारी बता चुका हूं आपको, इसलिए मैंने नाम नहीं लिखे लेखकों के। हो गया? ठीक है। इसके बाद में अगला कारण ऐड कर दीजिए, कांग्रेस के पूर्व के राजनीतिक संगठनों की भूमिका। कांग्रेस के पूर्व के राजनीतिक संगठनों की भूमिका, कांग्रेस पूर्व के राजनीतिक संगठनों की भूमिका। कल मैंने कई सारे संगठन नहीं बताए थे आपको, बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में, याद आ रहा है बच्चे? कहां भी था कि अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा उसको नोट्स में, फैक्ट थे ना वो, फैक्चुअल चीज थी। तो अब ये जो संगठन बन रहे थे, कोई बॉम्बे में बन गया, कोई मद्रास में बन गया, कोई बंगाल के अंदर बन गया, राइट? बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, राइट? तो क्षेत्रीय नेतृत्व तो आ ही रहा है ना, नहीं आ रहा है बताइए? रीजनल लीडरशिप तो आ ही रही ना। और यही जो क्षेत्रीय नेतृत्व है, यही कहां पर आ जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पे आ जाएगा। मान लीजिए आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से कोई आगे चल करके राजनीति में आने का मन कर गया किसी का, यार मैं ना, मुझे नहीं जम रहा, मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा। पढ़े लिखे लोगों की बहुत जरूरत है पॉलिटिक्स के अंदर में, समझदार लोगों की, अनपढ़ तो ने बहुत देख लिए, ठीक है? तो अब किसी ऐसे आप में से किसी के मन में आ गया कि नहीं मैं तो करूंगा, कि मेरे लिए तो पॉलिटिक्स ही करियर है। समझ रहे हैं इस बात को? कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को बिल्कुल आना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर में, बहुत शानदार करियर है पॉलिटिक्स का, ठीक है? तो अभी अभी यहाँ पर अल्टीमेटली है क्या चीज,
कि कोई आया बिहार से, आया बिहार की लोकल पॉलिटिक्स से शुरुआत करी, इतना बेहतरीन नेता बना कि नेशनल लेवल पे पॉपुलर हो गया। अब लोग उस नेता के अंदर में भविष्य का बड़ा नेता देख रहे हैं। निकला कहां से? बिहार से निकला है। पहले क्या था? रीजनल लेवल पे था ना, लेकिन फिर क्या हो गया? नेशनल हो गया। तो वही जो तुमको हम बता रहे हैं कि बंगाल से निकला, बॉम्बे से निकला, मद्रास से निकला, क्या है? रीजनल है, राइट। आगे चल के क्या हो सकता है? नेशनल हो सकता है। समझ रहे हैं इस बात को? एज सिंपल एज दैट। ओके, तो ये कुछ कारण है, परिस्थितियां हैं जो कि इमीडिएटली हमको नजर आती हैं कांग्रेस की स्थापना के ठीक पहले। इसके बाद में हेडिंग करिएगा, सब हेडिंग करना निर्माण, निर्माण या स्थापना। आफ्टर दिस हेडिंग करिएगा निर्माण या स्थापना। तो 28 दिसंबर 1885, स्थान बॉम्बे, बॉम्बे में गोकुलदास, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। संस्थापक A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम रिटायर्ड ICS ऑफिसर था। ओके, ऑर्निथोलॉजिस्ट भी है। ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब पंछी विज्ञानी। ओके, एंड ही इज नोन एज हर्मिट ऑफ शिमला। शिमला का सन्यासी भी कहते हैं इसको, हर्मिट ऑफ शिमला। एंड एक और इसमें लिख लो, थियोसॉफिस्ट। थियोसॉफिकल सोसाइटी थी ना, पढ़ाया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मेंबर भी है, थियोसॉफिस्ट भी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मेंबर भी था। रिटायर्ड ICS ऑफिसर है, बर्ड साइंटिस्ट है, बर्ड वॉचर है, ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके, हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं, थियोसॉफिस्ट भी है। दीज आर सम पर्सनल डिटेल्स अबाउट द एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। फुल फॉर्म क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आगे लिखिएगा लाइन चेंज करके। ह्यूम एक भारत प्रेमी व्यक्ति था, एक भारत से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। ह्यूम एक भारत प्रेमी व्यक्ति था। ह्यूम एक भारत प्रेमी व्यक्ति था। इसने 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन नामक संगठन की स्थापना की थी। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन नामक संगठन की स्थापना की थी। बोर्ड पर देखिए, इंडियन नेशनल यूनियन नामक संगठन की स्थापना की थी। ओके, इसकी अगली बैठक, इसकी अगली बैठक 1885 में, इसकी अगली बैठक 1885 में पुणे में प्रस्तावित थी। 1885 में पुणे में प्रस्तावित थी, पुणे में प्रस्तावित थी। लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण
1885 में पुणे में प्रस्तावित थी, लेकिन पुणे में, बोर्ड पर देखते रहिए, पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण यह बैठक बॉम्बे यह बैठक बॉम्बे में हुई थी। पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण यह बैठक बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करो। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर पार्टी के नाम में यूनियन के स्थान पर कांग्रेस शब्द को जोड़ा गया था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर पार्टी के नाम में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर पार्टी के नाम में यूनियन के स्थान पर यूनियन के स्थान पर यूनियन के स्थान पर कांग्रेस कांग्रेस शब्द को जोड़ा गया था। हो गया? ठीक। यहीं पर नोट में दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ एक पॉइंट लिख लीजिए। तो दादा भाई नौरोजी एक पारसी व्यक्ति हैं, पारसी सुधारक है। इन्हें भारत का शानदार वयोवृद्ध भी कहते हैं। इधर आप कह लो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं 3 टाइम्स और कांग्रेस में स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग दादा भाई नौरोजी द्वारा कब? 1906 कलकत्ता। और बाकी आप लोग जानते हैं थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने दी थी? पुराना पॉइंट है, नहीं याद हो तो लिख दो। इसके अलावा ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय ऑब्लिक एशियाई व्यक्ति। ये सब नोट में है, पता है ना। हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन नौरोजी साहब को करने का यही वक्त है करने का, तो पूरा खत्म कर लेते हैं। ठीक है, नोट खत्म कर दीजिए। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना हमने करवा ली। कांग्रेस की स्थापना के अंदर में ही आप लिखना प्रारंभिक अधिवेशन।
प्रारंभिक स्थापना के अंदर में लिखे प्रारंभिक अधिवेशन। नॉर्थ, अरे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पहला सेशन कहां पर हुआ? वेस्ट। दूसरा, तीसरा और चौथा। फर्स्ट सेशन का प्लेस क्या था बताओ यार? बॉम्बे। दूसरे का प्लेस कैलकाटा। थर्ड मद्रास और मद्रास एंड देन इलाहाबाद, एट प्रेजेंट प्रयागराज। ऑल राइट, आई एम टेकिंग द रेफरेंस ऑफ ओल्ड नेम्स, क्योंकि उस टाइम पर यही नाम था। तो मैं नए नाम तो बताते हुए चल रहा हूँ कि नया नाम अब यह हो गया, बट ओल्ड नेम्स, क्योंकि एग्जाम में तो वही नाम दिखने वाला है, एग्जाम में प्रयागराज नहीं आने वाला। ऑल राइट, सो अब बॉम्बे में प्रेसिडेंट कौन है? हु वाज द प्रेसिडेंट? इन चारों सेशन के प्रेसिडेंट्स कौन है? तो बॉम्बे में जब पहला सेशन हुआ था तो उसके प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र। आप लोग प्रेसिडेंट लिख लेंगे, मैं बस एक में लिख रहा हूं नाम। दूसरे में अध्यक्ष कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे? सेकंड में कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और ये हैं पहले पारसी प्रेसिडेंट। अगर तुमसे पूछ ले कहीं पहले पारसी अध्यक्ष कौन? दादा भाई नौरोजी। तीसरे में थर्ड में हम लोग देखते हैं बदरुद्दीन तैयब। किसको देखते हैं? बदरुद्दीन तैयब। एंड ही वाज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। देन इलाहाबाद में चलते हैं। देन हियर वी सी जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल को देखते हैं गाइज। एंड जॉर्ज यूल क्या है? फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूल है। ठीक है, काफी सारे फैक्ट आ गए ना इसके अंदर में। ये मेरा अपना तरीका है फैक्ट को मैनेज करने का। ठीक है, आसान दिख रहा है ना? रादर देन लिखवाने के वो ज्ञान लिखवाते तुमको फिर तुम उसको पढ़ते। अब एक डायग्राम में आ गया तुम्हारे पास में, तो आई बिलीव इट विल बी इजी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72, अंडरलाइन कर लो 72। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हो गया? आगे लिखिएगा इसी में। इनमें से अधिकांश प्रतिनिधि वकील और उच्च वर्गीय हिंदू थे। इनमें से अधिकांश प्रतिनिधि, अधिकांश मैंने सारे नहीं बोला, मैक्सिमम वकील और उच्च वर्गीय हिंदू। तभी तो अंग्रेज आएंगे, बोलेंगे कि कांग्रेस तो केवल हिंदुओं की संस्था है। क्या बोलेंगे अंग्रेज? कांग्रेस किसकी संस्था है? हिंदुओं की संस्था है। आज कई सारे विपक्षी दल हैं, वो कांग्रेस को कहते हैं मुस्लिमों की संस्था है। हमारे जैसे इतिहास को जानने वाले बीच में खड़े होकर हंस रहे होते हैं कि तुमने कुछ नहीं पता। ठीक है, कोई कह रहा था हिंदुओं की संस्था, कोई कह रहा था
मुस्लिमों की संस्था, समझ रहे हो, इतिहास को पढ़ो तो मालूम चले। राइट। तो ये सब सिलेक्टिव चीजें होती है। क्या होता है कि लोगों को जो देखना है बस वही देखना पसंद करते हैं, बाकी आंखें बंद कर लेते हैं कि हमको और कुछ देखना ही नहीं। राइट, विच इज रॉन्ग, जो कि गलत होता है। चलिए, तो ये दोनों जानबूझ के लिखवाया है क्योंकि आगे इस्तेमाल करूंगा इसका, आगे इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा। वकील हो गए, उच्च वर्गीय हिंदू हो गए, ठीक। इसके बाद उद्देश्य हो गए, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ था? स्थापना से जुड़े विवाद और समीक्षा। चेक करिए, यही लिखा हुआ है। ठीक, तो सब हेडिंग करो फिर। स्थापना से जुड़े विवाद है तो कई सारे, हम दो की चर्चा मुख्य रूप से करते हैं। एक तो है सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, दूसरा है तड़ित चालक सिद्धांत। हालांकि तुम्हारे रेफरेंस के लिए ना, मेरे हिसाब से मैंने लिखवाए सब होंगे कहीं ना कहीं, ये देखो लिखे हैं, देख रहे हैं आप लोग ये सब। लेकिन ज्यादा काम के कितने हैं, इनको हम जोड़ेंगे, चिंता मत करिए आप, तनाव मत लेना, इनको हम जोड़ देंगे समीक्षा में, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर जो अपने नोट्स में जो लिखवाना है मुझे, इनकी बात करनी है, इन दो की, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत और तड़ित चालक सिद्धांत। हाँ जी, हाँ बिल्कुल फिजिक्स, अरे तुम चिंता मत करो, फिजिक्स मैथ सब पढ़ा देंगे हिस्ट्री में ही। हो गया। In my early days, I used to use ER diagram. किसी को पता है ER डायग्राम? ER डायग्राम पता है किसी को? पढ़े हो कभी कॉलेज में, स्कूल में? कोई कंप्यूटर साइंस वाला है हमारी क्लास में? CS, बीटेक, CS, IT? कोई नहीं? समवन बाय चांस किसी ने स्टडी किया हो डेटाबेस? डेटाबेस पढ़े हो? डेटाबेस अकाउंट्स वाला शायद काम करे, आई एम अ बिट डाउटफुल। ER एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं उसको। तो इसमें लॉजिक बेस्ड चीजें चलती हैं, यस नो, फ्लो चार्ट टाइप का बनता है। आई यूज्ड टू यूज दिस फ्लो चार्ट्स इन माय अर्ली डेज, देन आई अबंडन्ड। आई रियलाइज्ड कि बहुत सारे बच्चे हैं कि दे आर नॉट दैट मच टेक्निकल, आई शुड नॉट यूज। ऑलराइट, तो फिर एक होता है ना कन्वेंशनल टीचर, परंपरागत अध्यापक, ठीक है, कि आओ इधर डायग्राम बनाओ, उधर लिखवाओ। राइट, आई स्टार्टेड यूजिंग दिस। अदरवाइज इन अर्ली डेज मैं लिखवाता बहुत कम था, डायग्राम बनाओ, डायग्राम से चीजें खत्म करो। ऑलराइट, ओके। ये तो आप लोगों ने बोला कि नहीं सर डायग्राम से इतना सब नहीं होता, लिखवाया करो। ठीक है, तो मैंने कहा जैसी आपकी इच्छा। शुरू करें? सो लेट्स बिगिन। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, हेडिंग कर लीजिए, इसी में सब हेडिंग कर लो, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। हिंदी में क्या बताया था इसको मैंने? सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, ठीक है। तो पहला विषय यहां पर यह है कि ये सिद्धांत है क्या, परिभाषा क्या है। ऐसे लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूं ना, ऐसे देखो क्या है, ऐसे लिखा करो तो बढ़िया लगता है देखने में, नोट्स पढ़ने का मन करता है ना? क्या है, किसने दिया, समीक्षा, ड्राफ्टिंग है ना ये सब। क्या है, लिखिए। इस सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश अधिकारी ह्यूम ने, इस सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश अधिकारी ह्यूम ने
ह्यूम ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष को कम करने के लिए की थी। ह्यूम ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष को कम करने के लिए की थी। इस सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश अधिकारी ह्यूम ने अंग्रेजों के खिलाफ या ब्रिटिश के खिलाफ असंतोष को कम करने के लिए की थी। हो गया बच्चे? असंतोष को कम करने के लिए की थी। ठीक है, आगे लिखिएगा। सिद्धांत के समर्थक सिद्धांत के समर्थक लाला लाजपत राय, रजनी पाम दत्त, आरएसएस के नेता थे गोलवलकर, और एक ब्रिटिश मिशनरी थे सीएफ एंड्रयूज। लाजपत राय, रजनी पाम दत्त, गोलवलकर, सीएफ एंड्रयूज। डन। हो गया। सीएफ एंड्रयूज डन। ठीक है, इसके बाद सिद्धांत की व्याख्या लिखो। एक्सप्लेनेशन, सिद्धांत की व्याख्या। इसी के साथ में लिख देना या पक्ष में तर्क। सिद्धांत की व्याख्या या पक्ष में, आर्गुमेंट्स इन फेवर। हो गया, लिखिए। इस सिद्धांत के समर्थकों का यह मानना है, इस सिद्धांत के समर्थकों का यह मानना है कि ह्यूम ह्यूम तत्कालीन वायसराय डफरिन के इशारों पर कार्य कर रहे थे। इस सिद्धांत के समर्थकों का यह मानना है कि ह्यूम तत्कालीन वायसराय डफरिन के इशारों पर, डफरिन के, अंडरलाइन कर लो डफरिन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था। तत्कालीन लिखवाया है ना, मतलब क्या है? कांग्रेस की स्थापना के समय। ठीक है, ज्यादा डाउट लगे तो ब्रैकेट में लिख लो 85, खत्म कर दो। नहीं तो तुमको हम लास्ट में एक लिस्ट भी दिलवाएंगे गवर्नर जनरल और वायसराय की, वहां भी लिखा होगा। तो एक ही चीज कई तरफ से करेंगे, छूटनी नहीं चाहिए। समझ गए ना तुम? डन। डफरिन के इशारों पर कार्य कर रहे थे। ओके,
इस सिद्धांत के समर्थक ह्यूम के जीवनीकार वेडरबर्न। इस सिद्धांत के समर्थक ह्यूम के जीवनीकार वेडरबर्न की पुस्तक का संदर्भ देते हैं। ह्यूम के जीवनीकार वेडरबर्न की पुस्तक का संदर्भ देते हैं कि ह्यूम को कुछ धार्मिक नेताओं और सरकार के खुफिया विभाग CID खुफिया विभाग से विद्रोह की गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी। ह्यूम को कुछ धार्मिक नेताओं और सरकार के खुफिया CID खुफिया विभाग से सरकार के विरुद्ध विद्रोह की गोपनीय जानकारी प्राप्त हुई थी। गोपनीय जानकारी प्राप्त हुई थी। हो गया। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। शुरू करें। छूट गया? तुम्हारा भी छूट गया? लिख लिए हो? कितनों का छूट गया? सबने लिख लिया? ठीक। सुनो मेरी बात, जरा इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देखो। लिख तो लिया आप लोगों ने। ह्यूम एक अंग्रेज है, रिटायर्ड ICS ऑफिसर भी है। अच्छा, ये जो तुमको चीजें सब बता रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं था कि 85 में सब कुछ आ गया था ना। ये सब कब आएगा? कई सालों के बाद आएगा, एकदम से नहीं होता। कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 में। 1905 आते आते कितने साल हो गए भाई? कितने वर्ष हो गए? 20 इयर्स, 20 साल हो गए ना कांग्रेस की स्थापना को। तो अब 20 साल हो गए हैं तो बात शुरू होगी ना कि हासिल क्या किया। यस और नो? 20 साल हो गए काम करते हुए, उपलब्धियां क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, राइट? अब अचीवमेंट्स की बात हुई तो क्रिटिकल एनालिसिस शुरू हुआ, आलोचना भी शुरू हुई कि क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ, राइट? अच्छा भाई, होता है ना, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, ठीक है। इसके बाद में 1915-16 आते आते लाला लाजपत राय इस सिद्धांत को ज्यादा जो पॉपुलराइज करेंगे वो कौन है? लाला लाजपत राय हैं। लाला लाजपत राय कई सारी पुस्तकों पत्रिकाओं के माध्यम से लिखेंगे कि अरे कांग्रेस तो धोखेबाज संस्था है, कांग्रेस तो, ह्यूम तो अंग्रेजों के इशारों पर काम कर रहा था। हम जब ध्यान से पढ़ते तो मालूम चलता है कि कांग्रेस ने लाजपत राय जी को साइडलाइन कर दिया था। क्या कर दिया था? अब जिसको कर दिया जाएगा साइडलाइन, वो खुश तो नहीं होगा। कमी होगी, कमी सब में होती है। कमी इतनी होगी, वो बताएगा कितनी? इतनी। नाराज है ना। लाजपत राय जी को इतिहासकार वैसे भी नहीं है, मतलब ज्ञानी व्यक्ति हैं, किताबें वगैरह बहुत सारी लिखी हैं, बड़े नेता रहे हैं, समझ रहे हैं। भगत सिंह के शुरुआती आदर्श कौन है? लाजपत राय जी ही तो हैं। लेकिन क्या लाजपत राय जी भगत सिंह के हमेशा आदर्श रहेंगे? जवाब है नहीं। क्योंकि जब लाजपत राय जी धर्म की बात करनी शुरू कर देंगे, धर्म धर्म खेलेंगे, तो भगत सिंह जी क्या करेंगे? उनका विरोध, कि अब आप हिंदू महासभा की गोद में जाके बैठ गए हो। एक बड़ी अच्छी मूवी है, बड़ी हिस्ट्री के बड़ी क्लोज है, मतलब एग्जैक्ट हिस्ट्री तो नहीं है बट बड़ी करीब है उसके। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। ये इसमें एक्टिंग किया था उसने, अजय देवगन ने। मैं बहुत कम मूवीज के नाम बताता हूँ जो हिस्ट्री के बड़ी क्लोज रहती है, क्योंकि मैंने खुद देखी है कई बार, वो पुस्तकें पढ़ी हैं, तो मुझे पता है कि वो बहुत क्लोज है हिस्ट्री के। रिसर्च भी अच्छा हुआ था उस मूवी को बनाने में। आई नो पर्सनली द थिंग्स। भगत सिंह के छोटे भाई जिंदा थे उस समय,
और उनके छोटे भाई का इंटरव्यू किया था मेकर्स ने, जानने के लिए भगत सिंह के बारे में। एंड भगत सिंह के ऊपर एक बड़ी शानदार किताब है, टू मेक द हियर डेफ। आप यस, यही नाम है, हिंदी वर्जन है बहरों को सुनाने के लिए। दिस बुक वाज रिटन बाय सैयद इरफान हबीब, अ वेरी रिनोन्ड हिस्टोरियन। भगत सिंह के ऊपर बहुत बढ़िया रिसर्च किया है सैयद इरफान। दो इरफान हबीब है एक्चुअली, एक अलीगढ़ वाले भी हैं, वो सिर्फ इरफान हबीब है, और जिनका मैं नाम ले रहा हूँ ही इज सैयद इरफान हबीब। तो सैयद इरफान हबीब बड़े स्कॉलर हैं, भगत सिंह पर बहुत बढ़िया रिसर्च किया है, लिखा है। बिपिन चंद्रा ने भी भगत सिंह पर बहुत लिखा है, बिपिन चंद्रा ने भी खूब लिखा है भगत सिंह पर। शुरुआती काम तो बिपिन चंद्रा का ही है, बाद में इरफान हबीब भी आके ज्वाइन किए उनको। तो उनको सबको पढ़ा है मैंने, बहुत ध्यान से पढ़ा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ा क्लोज है सारी चीजें। मतलब भगत सिंह ने एक पोयम तक लिखी थी लाजपत राय जी का विरोध करने के लिए, सांकेतिक पोयम थी। देयर वाज अ लीडर, एक नेता था। क्या? एक नेता था, ठीक है। और वो विलियम वर्ड्सवर्थ, एक बड़ा अच्छा राइटर हुआ है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर में, विलियम वर्ड्सवर्थ के भी नाम सुना हो आप लोगों ने। तो वर्ड्सवर्थ की पोयम थी, उससे इंस्पायर होकर लाजपत राय के ऊपर पोयम लिखी थी। तो मतलब समझो वो 22-23 साल की उम्र। अन अकेडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अन अकेडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अन अकेडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। वहां तक पहुंच गया है, समझ रहे हैं? सरदार भगत सिंह, राइट? ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि लाजपत राय जी ने सिलेक्टिव रीडिंग करी। किसकी सिलेक्टिव रीडिंग करी? वेडर बर्न ने एक किताब लिखी थी, जीवनी लिखी थी। किसकी जीवनी लिखी है? ह्यूम की जीवनी लिखी है। ह्यूम का फ्रेंड भी था वेडर बर्न, जो है ह्यूम का फ्रेंड भी था। किताब भी लिखी है, 2 पार्ट में किताब लिखी है, वॉल्यूम 1 एंड 2। वॉल्यूम 1 एंड 2, 2 वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो वेडर बर्न यहां पर बताता है कि ह्यूम कुछ बाबाओं के चक्कर में आ गया है, और बाबाओं ने इसको बता दिया है कि विद्रोह होने वाला है और तुम कुछ करो, ठीक है। ह्यूम यही सब बातें डफरिन को बताया तो डफरिन पागल हो गया। डफरिन बोला ह्यूम तुम भाग जाओ हमारे सामने से, नहीं तुमको ना भगा देंगे अभी। तो ह्यूम को बेइज्जत करके भगाया अपने ऑफिस से। किसने? डफरिन ने। मिलता मिलता था, कई बार मिल लेता था, लेकिन जब देखा कि सनकी टाइप का हो गया है ह्यूम, तो डफरिन ने ह्यूम को भगा दिया। तो अब ये कहना कि ह्यूम डफरिन के इशारे पर काम कर रहा है, ये कहां तक जायज है? जरा पहले आप ये बताओ, कि जबकि डफरिन ह्यूम को अपने ऑफिस से भगा दिया, जरा बताइएगा। हाँ जी, जायज है क्या? ये बिल्कुल जायज नहीं है, समझ गए? अगली चीज क्या है कि ह्यूम की पोस्टिंग कभी भी सीआईडी डिपार्टमेंट में हुई नहीं। लिखवाया था ना खुफिया विभाग की रिपोर्ट। अरे खुफिया विभाग की रिपोर्ट किसको मिलेगी? जो डिपार्टमेंट के अंदर होगा, यस और नो? ह्यूम को तो कहीं पोस्टिंग ही वहां नहीं हुई है, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। सीआईडी की फाइल्स ऐसा तो था नहीं कि उस समय सर्वर वर्वर बना रखे थे कि एक्सेस कर लेगा शिमला में बैठ करके, तो ये सब भी चक्कर है नहीं। और ऑफिस उस समय कहां पर है? सरकारी ऑफिस कहां पर था? कलकत्ता में। कहां था? दिल्ली भी नहीं है, शिमला तो बहुत दूर है कलकत्ता से, यस और नो? इसके अलावा हम लोग जब वॉल्यूम 2 पढ़ते हैं, कौन सा वॉल्यूम पढ़ते हैं? वॉल्यूम 2 पढ़ते हैं। तो वॉल्यूम 2 में वेडर बर्न विरोध करता है किसका? ह्यूम का, बुराई करता है, और कहता है कि ह्यूम को कांग्रेस की स्थापना करनी नहीं चाहिए थी। क्या बोला मैंने? ह्यूम को कांग्रेस की स्थापना करनी नहीं चाहिए थी। समझ रहे हैं इस बात को कौन कह रहा है? खुद वेडर बर्न कह रहा है। तो लाजपत राय जी का जो विरोध है वो सेलेक्टिव है। कैसा है? सिलेक्टिव समझते हैं ना, कि सिर्फ अपने काम की चीज निकाली कि तुम तो ऐसे हो, बाकी सब खत्म। समझ गए इस बात को? तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है ये फर्जी सिद्धांत है। कैसा है? फेक है। इसको हम आज के डेट में एक्सेप्ट करते नहीं है। अब इसमें फिजिक्स का कैसे इस्तेमाल हुआ है, अब वो भी देख लो लास्ट में। फिजिक्स में होता है ना वॉल्व,
वॉल्व होते हैं ना। सबसे आसान तरीका है घर का प्रेशर कुकर, सबने देखा होता है। प्रेशर कुकर में भी वॉल्व होता है, और वॉल्व का काम क्या होता है कि जो अंदर प्रेशर बन चुका है उसे रिलीज कर दे, और अगर वो रिलीज नहीं होगा तो कुकर फट जाएगा। समझ गए ना इस बात को? समझ में आ गया सबको वॉल्व क्या होता है? तो कांग्रेस को क्या बोला जा रहा है? सेफ्टी वॉल्व। कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो असंतोष पैदा हुआ, गुस्सा पैदा हुआ, उस गुस्से को रिलीज किसने कर दिया? कांग्रेस ने रिलीज कर दिया। अब जब गुस्सा रिलीज होता रहेगा तो क्या विद्रोह होगा? नहीं होगा। इसके बाद जो अगला विषय आता है वो है त्वरित चालक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? कंडक्टर थ्योरी कहते हैं इसको हम लोग। लिखो, अगला सिद्धांत कौन सा था बेटा? त्वरित चालक सिद्धांत। लिखो कंडक्टर थ्योरी, त्वरित चालक सिद्धांत, कंडक्टर थ्योरी। लिखो सबसे पहले क्या है, क्या है सिद्धांत, क्या है? शुरू करें? सिद्धांत में लिखिए अब क्या है, मतलब इसमें व्याख्या क्या है इसकी। यह सिद्धांत सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के विरोध में दिया गया था। यह सिद्धांत सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के विरोध में विकसित हुआ था। यह सिद्धांत सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के विरोध में विकसित हुआ था। ओके। इस सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस की स्थापना, इस सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस की स्थापना उदारवादी नेताओं, कांग्रेस की स्थापना उदारवादी नेताओं जैसे दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस की स्थापना उदारवादी नेताओं जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, लिखते रहो कॉमा, फिरोज शाह, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, कॉमा, बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब, दिनशा वाचा और दिनशा वाचा, बदरुद्दीन तैयब और दिनशा वाचा जैसे नेताओं के प्रयासों का परिणाम थी। और दिनशा वाचा जैसे नेताओं के प्रयासों का, जैसे नेताओं के प्रयासों का परिणाम थी। डन गाइज? डन? इसी में आगे लिखिएगा जोड़ करके, इन नेताओं ने, इन नेताओं ने राष्ट्रवादी संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, इन नेताओं ने राष्ट्रवादी संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए ह्यूम जैसे अंग्रेजों का प्रयोग किया था। राष्ट्रवादी नेता, राष्ट्रवादी संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए ह्यूम जैसे अंग्रेजों का प्रयोग किया था, ताकि ताकि कांग्रेस को, ताकि कांग्रेस को अंग्रेजों के कोप भाजन का, कोप भाजन मतलब क्या हो गया? गुस्सा, नाराजगी, अंग्रेजों के कोप भाजन का, ताकि कांग्रेस को अंग्रेजों के कोप भाजन का, बोर्ड पर देखो, कोप भाजन का मतलब क्या है? गुस्सा, नाराजगी, ब्रैकेट में लिख लो एंगर।
कोप भाजन का शिकार न होना पड़े, शिकार ना होना पड़े। अरे कोप भवन सुना है कभी? नाराज हो गए हैं, कोप भवन में चले गए हैं। बोलते हैं ना घर में मम्मी कई बारी, तुम नाराज हो गए, पापा घर में आए, बेटा कहाँ? मम्मी ने बोला कोप भवन में है। ठीक, बेटी कहाँ पर है? तो आज कोप भवन में है, खाना नहीं खाएंगे आज। ठीक, तो कोप का मतलब क्या? गुस्सा, नाराजगी। ठीक है, कई नाराज हो गई राजा दशरथ से, तो कहाँ चली गई? कोप भवन में। बढ़िया था, मतलब जगह हुआ करती थी कि हम गुस्से में हैं तो हम यही मिलेंगे। होना चाहिए घर में एक जगह होनी चाहिए जिसका नाम क्या होना चाहिए? कोप भवन। जो जो लोग नाराज होंगे सारे कहाँ पे जाएंगे? वहीं पे, तो उनसे सब एक साथ डीलिंग हो सकता है। ठीक है, एक चैम्बर टाइप का घर में होना चाहिए, क्योंकि जो जो नाराज होगा वो यहीं पर बैठा हुआ मिलेगा। ठीक, फिर सबसे सामूहिक रूप से बात होगी कि क्यों नाराज हैं आप, बताइए भाई। हो गया। पिताजी बहुत क्रांतिकारी होते हैं, पता लगा ठंडा लेके आए, को भवन में कौन कौन है। ठीक, चले आगे। जरा समझिएगा यहाँ पर क्या सिद्धांत क्या है, कंडक्टर थ्योरी कहती क्या है हमसे। लाजपत राय साहब ने तो कह दिया कांग्रेस क्यों बनाई गई है, गुस्सा रिलीज करने के लिए, सेफ्टी वॉल्व। कांग्रेस में और भी नेता थे, वो बोले नहीं आप गलत कह रहे हो। इन नेताओं ने बोला कि कांग्रेस को इसलिए बनाया गया था और ह्यूम को इसलिए रखा गया था ताकि मान लो कभी अंग्रेज नाराज हो जाएं कांग्रेस से, तो हम लोग क्या कहेंगे? अरे हमने तो बनाई ही नहीं। किसने बनाई है? ह्यूम ने। और ह्यूम कौन है? अंग्रेज, वो भी रिटायर्ड ऑफिसर है। अंग्रेज कितना भी गुस्से में आएंगे लेकिन ह्यूम को देखेंगे तो अरे तो अपना ही आदमी निकला। ह्यूम यार ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए तुमको, समझ रहे हो? धमकी वमकी देके छोड़ देंगे, गिरफ्तारी नहीं करेंगे। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये है कंडक्टर थ्योरी। अच्छा, इसको आप फिजिक्स का सिद्धांत भी तो है ये। फिजिक्स में कंडक्टर का एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल रहता है, लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं हम लोग उसको। कंडक्टर थ्योरी या लाइटनिंग कंडक्टर, इसे नहीं, बिजली गिरती है बिल्डिंग्स के ऊपर में तो कंडक्टर लगा देते हैं, तो बिजली से क्या होता है, बिल्डिंग को नुकसान नहीं होता है, वो अर्थिंग हो जाते हैं। तो ये वही वही सिद्धांत लाइटनिंग कंडक्टर की बात है यहाँ पे। किसकी बात है? लाइटनिंग, तड़ित चालक ना, हिंदी में तड़ित मतलब लाइटनिंग, बिजली। बिजली मतलब क्या? अंग्रेजों का गुस्सा, कि अगर अंग्रेजों का गुस्सा कांग्रेस पर गिरा तो हमने किसको लगा रखा है? ह्यूम को। ह्यूम क्या है? अपना कंडक्टर है। ठीक है, सारा गुस्सा क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। समझ गए? और कांग्रेस बच जाएगी। और इस तरीके से कांग्रेस को बचाएंगे और धीरे धीरे राष्ट्रवादी भावनाओं को जनता के बीच फैलाएंगे। और जब हमारा अपना समर्थक, जो जो हमारा आधार है, बड़ा हो जाएगा, जब बेस बड़ा हो जाएगा हमारा, तो हमें क्या ह्यूम की जरूरत रहेगी? क्योंकि अब तो हमारे खुद के समर्थक आ गए, अब तो हम देख लेंगे अंग्रेजों को। समझ रहे हैं? तो कुछ यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि एक तरीका था, एक मेथड था, जिसमें उदारवादी नेताओं ने या अर्ली लीडर्स जो हैं कांग्रेस के, उन्होंने ह्यूम का इस्तेमाल किया है राष्ट्रवादी भावनाओं को आगे बढ़ाने में, उसको फैलाने में, उसका विस्तार करने में। अच्छा, तुमको दोनों बातें फिल्मी नहीं लग रही हैं? अब दोनों बातें तुमको बता दिया हमने, अब तुम अपनी बात बताओ, तुमको क्या लग रहा है? फिल्मी नहीं लग रहा तुमको? कोई कह रहा षड्यंत्रकारी है, कोई कह रहा ना ना बड़े स्मार्ट लोग थे। यस और नो? 1885 में ये सब कुछ ज्यादा ही फिल्मी लग रहा है, और ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम इन दोनों सिद्धांतों को देखें, जरा लाइन चेंज करके लिखो, इसमें तड़ित चालक में भी लिखो, तड़ित चालक सिद्धांत को भी अतिशयोक्तिपूर्ण माना जाता है। क्या मानते हैं इसको? तड़ित चालक सिद्धांत को भी अतिशयोक्तिपूर्ण माना जाता है, एग्जैगरेटेड है। तड़ित चालक सिद्धांत को भी अतिशयोक्तिपूर्ण माना जाता है। तड़ित चालक सिद्धांत को भी अतिशयोक्तिपूर्ण माना
जाता है। डन? ओके, ठीक है। तो अब यार ऐसा है, सच क्या है? अगर इसको हम यहां से देखें, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी एंड लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, ये दोनों सिद्धांत हमको कैसे दिख रहे हैं? ये दोनों सिद्धांत हमें कैसे दिख रहे हैं कि ये दोनों चरम पर स्थित हैं। कहां पर हैं? एक्सट्रीम्स पर हैं, चरम बिंदुओं पर हैं, राइट? इतिहासकार कहते हैं सत्य इन दोनों सिद्धांतों के मध्य में है। कहां पर है सत्य? कहां पर है? इन दोनों के मध्य में है। ना ही ये सत्य है और ना ही दोनों में एग्जैगरेशन है। ठीक है? व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी? कांग्रेस की स्थापना के पीछे का रियल रीजन क्या है? रियल रीजन मैंने शुरुआत में ही पढ़ाया था आपको, जहां पर मैंने कारण आपको बताए थे कि माहौल ऐसा बन चुका था, राइट, कि भारत के अंदर में एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की जो आवश्यकता है वो बहुत गहराई से महसूस की जा रही थी। क्षेत्रीय संगठन ऑलरेडी आ चुके थे, राइट, और उसी का कल्मिनेशन होता है किस रूप में? कांग्रेस की स्थापना में होता है। समझ गए? एक हेडिंग और करिए। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की स्थापना के संबंध में सर्वाधिक मान्य मत, मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में सर्वाधिक मान्य मत, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में सर्वाधिक मान्य मत। लिख दिया? हेडिंग कर दी? लिखिए। 1885 में, 1885 में, भारत में एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता को, 1885 में भारत में एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता को, गहराई से महसूस किया जा रहा था। अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता को गहराई से महसूस किया जा रहा था। ओके? कांग्रेस के पूर्व के क्षेत्रीय संगठन, कांग्रेस के पूर्व के क्षेत्रीय संगठन इसका आधार तैयार कर चुके थे। कांग्रेस से पूर्व के क्षेत्रीय संगठन इसका आधार तैयार कर चुके थे। पूर्व के क्षेत्रीय संगठन इसका आधार तैयार कर चुके थे। ओके? अंततः कांग्रेस का निर्माण, अंततः कांग्रेस का निर्माण कांग्रेस का निर्माण इस प्रक्रिया की परिणति थी। अंततः बेटा, परिणत का मतलब हो गया लास्ट रिजल्ट। कांग्रेस का निर्माण इस प्रक्रिया की क्या थी? परिणति, मतलब रिजल्ट, लास्ट रिजल्ट, अंतिम परिणाम, राइट? कि जो प्रोसेस शुरू हुआ वो यहां पर जाके क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और कांग्रेस की स्थापना से एक नया प्रोसेस शुरू हो गया। आप देख, डिफरेंट प्रोसेसेस, राइट? अगला प्रोसेस क्या शुरू हो गया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।
समझ रहे हैं इस बात को? समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, राइट, ओके, ठीक है। तो प्रक्रिया पहुंच गई अपने चरम पर। जो प्रोसेस शुरू हुआ था 1857 के बाद से कांग्रेस की स्थापना में जाके वो क्या हो गया, पूर्ण हो गया, कि अब हमारे पास क्या आ चुका है, एक नेशनल इंस्टीट्यूशन आ चुका है। प्रूव कैसे करोगे इस बात को कि कांग्रेस का स्वरूप कैसा था, अखिल भारतीय, कैसा था, अखिल भारतीय। ये बात सिद्ध कैसे करोगे? सिद्ध करने के लिए आप इस डायग्राम का सहारा लेंगे। आप देखिए, कांग्रेस के शुरुआत के 4 सेशन भारत में 4 स्थानों पर है कि नहीं, देखो जरा, यस और नो। और वो 4 स्थान क्या है, 4 दिशाएं हैं, दिख रही हैं। और अगर आप और इंटरेस्टिंगली देखें तो इसके अंदर में जो 4 अध्यक्ष हैं वो 4 समूहों से आते हैं। बनर्जी साहब हिंदू हैं, एक पारसी है, एक मुस्लिम है और एक यूरोपीय भी है। कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर में केवल भारत के लोग भागीदारी नहीं करेंगे। अगर यूरोप में भी कोई बैठा है और हमारा साथ देना चाहता है तो हमें आपत्ति नहीं है, वी विल टेक हेल्प। आप देखिएगा कि अमेरिका के अंदर में भी क्रांतिकारी जाएंगे, जापान में भी जाएंगे, पढ़ाऊंगा मैं आपको, समझ रहे हैं आप? तो ये सब क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या भारत तक सीमित रहा? नहीं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने अपना आधार वर्ग विदेशों में भी क्या किया है, तैयार किया है। बिल्कुल सही, बहुत प्यारा क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में आया नहीं अभी तक, और आ गया तो लोग सोचेंगे अरे विदेशों में कैसे, तो विदेशों में कैसे, क्या क्रांतिकारियों को पढ़ाना पड़ेगा आपको, उनको बताना पड़ेगा, समझ रहे हैं? लाजपत राय विदेशों में जाएंगे, दादा भाई नौरोजी ट्रेन ऑफ वेल्थ का पूरा सिद्धांत कहाँ दिए हैं, ब्रिटेन में ही बैठ के दिए हैं, यस और नो, एनी बेसेंट। तो ढेरों विदेशी हैं जिन्होंने विदेशी हैं जिन्होंने भारत के स्वाधीनता संघर्ष में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, समझ रहे हैं? तो रटी रटाई लीक पर चलने से रटे रटाई परिणाम ही प्राप्त होते हैं, समझ रहे हो ना? केवल पीवाईक्यू तुम कर पाओगे, एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते अगर रटे रटाई पर चले तो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप पढ़ें, पीवाईक्यूज करें, मैं खुद ही करवाता हूं, लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है उस पर भी निगाह रखें। अल्टीमेटली तैयारी तो उसी की हो रही ना, राइट?